ऐसा करके कर लेना ना। जी मैम। मैं डॉक्टर शकुंतला त्रिपाठी गवर्नमेंट कॉलेज छुईखदान में पदस्थ हूँ। आज आपके समक्ष MA MSc सेकंड सेमेस्टर ज्योग्राफी में रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के अंतर्गत हर्षमैन की थ्योरी जो यूनिट 3 में है उस पर चर्चा और जानकारी देने प्रस्तुत हुई। प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत और विकास के अंतर्गत पहले भी आपको व्याख्यान दे चुकी हूँ। उसी तारतम्य में आगे बढ़ते बता रही हूँ कि 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में यह विचार एवं धारणाएं सामने आने लगी थी कि विकास की स्थिति विश्व के विभिन्न देशों में अत्यंत विषमताएं लिए हुए और गंभीर रूप धारण कर रही है। इस स्थिति में विभिन्न चिंतकों एवं शोधकर्ताओं ने प्रादेशिक और क्षेत्रीय विश्लेषण की ओर अपना ध्यान केंद्रित किए। उन्होंने विकास प्रक्रिया से संबंधित अनेक सिद्धांत एवं मॉडल की रचना की और इनका मुख्य उद्देश्य था विकास की रणनीति में एक उचित मार्गदर्शन तैयार करना, जिसका रणनीति तैयार करने में जो मुख्य बातें ध्यान में रखी गई वह वर्तमान समय में उस समय की जो गंभीर समस्या थी, जैसे जनसंख्या में हो रही तीव्र गति से वृद्धि, भूमि पर जनसंख्या का दबाव, खाद्यान्न समस्या, जीवन स्तर को उच्च करने की और भौतिकता की ओर बढ़ने की तीव्र लालसा, गुणवत्ता पर विकास, स्वतंत्र हुए जो देश थे वो अत्यंत आर्थिक स्थिति से कमजोर थे, उनके विकास की ओर और सुधार की ओर ध्यान केंद्रित करना, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आदि को मुख्य रूप से रणनीति में ध्यान और उसके पूर्ण करने के उद्देश्य किए गए। जो मुख्य समस्याएं थी उस समय की, प्रदेशों के एकीकृत समूह को एक प्रादेशिक तंत्र की संज्ञा दी गई। वास्तव में प्रादेशिक तंत्र की प्रक्रियात्मक गुणवत्ता पर ही प्रादेशिक विकास निर्भर करता है, जिसका मुख्य जो प्रतीक है वह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण स्थिति अथवा पारिस्थितिक दक्षता को माना गया है, क्योंकि यही उक्त मतलब आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरण संरक्षण प्रक्रियात्मक प्रतीक का ही प्रादेशिक विकास पर प्रभाव पड़ता है या यही इसके मुख्य लक्षण है। प्रोफेसर साइमन, उजनेस, पाल, एल्बर्ट, मायर, यंगसन आदि अर्थशास्त्रियों ने जो विकास का प्रतीक है उसमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि को लिए हैं। यानी जो विकास है उसको हम यदि देखें तो वह विकास राष्ट्रीय आय में जब हो रही है वृद्धि तो समझो वह क्षेत्र विकास कर रहा है। जबकि जैकब, वाइनर, ऑथर, लेविस और हिगिंस महोदय ने जो अर्थशास्त्री हैं वो प्रति व्यक्ति आय में वास्तविक आय में होने वाले वृद्धि को लिया है। यानी आर्थिक विकास के लिए जो सही मापदंड है वह जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी और जीवन स्तर में निरंतर सुधार होता है, उच्च होता है जीवन स्तर, तो उसे वह उस क्षेत्र में हो रहे आर्थिक विकास की संज्ञा दिए हैं। विकास के लिए बिना वृद्धि के विकास असंभव है, उसी प्रकार से
विकास के बिना वृद्धि भी असंभव है, अर्थात वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे के पूरक है। वृद्धि, जब आर्थिक वृद्धि होगी तो आर्थिक विकास होगा, परंतु वृद्धि की अपेक्षा आर्थिक विकास का जो ये है अर्थ वो ज्यादा व्यापक है। आर्थिक विकास में मात्रात्मक, गुणात्मक, संचरात्मक एवं भौतिक आदि सभी को शामिल किया गया है। वास्तव में आर्थिक विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है, जिसमें भौतिक आय में वृद्धि के साथ ही साथ पूर्ण सुखी जीवन, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, अधिक आराम एवं सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों को शामिल किया गया है। यानी जब ये सभी सुविधाएं जो हैं मिलेगी तो वहाँ पर हमें आर्थिक परिवर्तन के साथ साथ विकास भी दिखाई देगा। आधुनिक विकास में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दीर्घ काल तक बढ़ते रहती है। विकास की प्रक्रिया का अंतिम परिणाम राष्ट्रीय आय में एवं उत्पादन में वृद्धि के रूप में होता है, यानी दोनों में होगा। राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी और उत्पादन में भी वृद्धि होगा, तभी वहां पर विकास की स्थिति जो है वह प्रक्रिया को हम कहेंगे कि यहाँ पर विकास तीव्र गति से हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय में भी परिवर्तन होगा। यह परिवर्तन बढ़ते क्रम में होगा और व्यक्ति का जीवन स्तर भी जो है वह बढ़ते जाएगा। आर्थिक विकास की रणनीति के रूप में असंतुलित आर्थिक विकास की विचारधारा को प्रोफेसर हर्षमैन द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो अल्प विकसित देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा माने तो हर्षमैन की विचारधारा को असंतुलित विकास की सिद्धांत को हम यह कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से उस समय जो स्वतंत्र हुए देश थे और जो अल्प विकसित देश है उनको विकास की धुरी से जोड़ने के लिए ही हर्षमैन ने अपने असंतुलित विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, जिसके समर्थन में फ्लेमिंग, पॉल स्टेटिन, एल्बर्ट एवं हॉसिंगर महोदय हैं। हर्षमैन 1958 में अमेरिकन अर्थशास्त्री थे, जो 1958 में असंतुलित विकास का सिद्धांत को प्रतिपादित किए। यह सिद्धांत जो था वो अल्प विकसित देशों में आर्थिक विकास को तीव्र गति से विकसित करने की दिशा में भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए हैं। हर्षमैन के अनुसार कुछ चुने गए क्षेत्रों अथवा उद्योगों में ही पूंजी को निवेश करना उन्होंने बताया है। जब यह निवेश किया जाएगा तो यह निवेश जानबूझकर किया जाएगा। कहाँ पर? जहाँ पर हमने एक चयनित क्षेत्र लिए हैं और चयनित क्षेत्र लें या फिर चयनित उद्योग लें और वहीं पर ही अपने पूंजी को इन्वेस्ट करें। और उस स्थिति में होगा क्या, जानबूझकर असंतुलित रूप में नीति का निर्धारण होगा और वह यह रणनीति जो होगी वही विकास को अपने स्थितियों में और विकसित करने में रास्ता या गति प्रदान करेगी। यहाँ पर फिर बता दूं कि यहाँ पर हर्षमैन ने यह कहा है कि चुने हुए क्षेत्र होना चाहिए। सभी क्षेत्र पर एक साथ विकास की प्रक्रिया चालू नहीं करना है और वैसे ही सभी उद्योगों पर हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। कुछ चुने हुए उद्योगों को ही लेना है जिस पर हम अपनी पूंजी को क्या करें, इन्वेस्ट करें। और वह दोनों स्थिति जब लेंगे तो असंतुलित रूप में नीति निर्धारण करना, यह रणनीति जो है वो विकास के लिए बहुत उत्तम होगी। असंतुलन की बड़ी जंजीर या श्रृंखला ही आर्थिक विकास करती है। जितना असंतुलन की बड़ी जंजीर या लड़ी होगी उतने ही वो आर्थिक विकास के लिए क्या रहेगी, उचित होगी। असंतुलन को बनाए रखना एवं अर्थव्यवस्था में लाभ हानि का होना आवश्यक है। यानी लॉस भी और प्रॉफिट और लॉस दोनों होना बहुत आवश्यक है। कहाँ? असंतुलन बनाए रखने के लिए।
तभी प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनेगी और जो विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। हर्षमैन के अनुसार विकास की प्रारंभिक चरण में इन्वेस्टमेंट जो है ऐसे उद्योग एवं क्षेत्रों में करना हितकर लाभकारी होगा जहां पर विकास की दर में वृद्धि होने की सबसे प्रबल संभावनाएं हो। जहां पर हमें लगता है कि यहाँ पे पूंजी इन्वेस्ट करेंगे इस क्षेत्र में और इस उद्योग में, तब विकास की दर और प्रतिशत बढ़ेगी, वहीं हमें अपने पूंजी को निवेश करना है। एक पूर्व निर्धारित योजना के द्वारा ही अर्थव्यवस्था को जानबूझकर असंतुलित किया जाना आर्थिक विकास की सबसे सही नीति होगी। अल्प विकसित देशों में सीमित साधनों को उन्हीं खास क्षेत्रों पर उपयोग में लाना चाहिए जहां पर विकास की प्रबल संभावनाएं हो। जहां पर लगता है कि इस क्षेत्र में हम पूंजी निवेश करेंगे और यहाँ पर हम उद्योग लगाएंगे तो यहाँ पर विकास की हमारी संभावनाएं प्रबल हैं, वहीं पर इन्वेस्ट करना चाहिए। असंतुलन की श्रृंखला को जीवित रखकर और अधिक प्रतिस्पर्धा का रूप देकर हमें विकास के कार्यक्रम में आगे बढ़ना होगा, तभी आर्थिक विकास की स्थिति बढ़ेगी। हर्षमैन के अनुसार असंतुलन की श्रृंखला को जीवित रखना अत्यंत आवश्यक है ताकि प्रतिस्पर्धा और अधिक उत्तेजित हो सके। औद्योगिक विकास क्रांति से ही विकास की संभावनाएं अधिक होगी। जितना अधिक कोई क्षेत्र में औद्योगिक विकास होगा, उद्योगों की लगातार स्थापना होगी, उस क्षेत्र में विकास उतने ही अधिक होते जाएगा। ना कि संतुलित विकास से हम विकास की संभावनाओं को नाप सकते हैं या परख सकते हैं। संतुलित विकास से विकास की संभावनाएं नहीं है, यह हर्षमैन के अनुसार है। जितना अधिक औद्योगिक विकास होगा उतनी ही विकास की संभावनाएं और अधिक बढ़ते जाएगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि असंतुलन विकास की आत्मा और प्रेरणा दोनों है। हर्षमैन ने आत्मा और प्रेरणा के रूप में असंतुलित विकास को माना है। किसी क्षेत्र का यदि विकास की संभावना हो तो वो सिर्फ असंतुलित विकास से ही संभव होगी। हर्षमैन के अनुसार निवेश ना पूर्णतः राजकीय हो और ना ही निजी उद्योगपति वाला हो, क्योंकि जब तक राज्य द्वारा सामाजिक ऊर्ध्वस्त पूंजी का निर्माण सोशल ओवरहेड्स नहीं होगा, तब तक प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं में निजी निवेश को प्रोत्साहित होने वाला अवसर नहीं मिलेगा। यानी जब यहाँ पर इन्वेस्ट करें, हम प्रथम जो विनियोग है सामाजिक उद्ध्वस्त पर करेंगे तो अपने आप प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं पर विनियोग या इन्वेस्ट करने की स्थिति बनेगी और वह होगी कृषि, उद्योग एवं व्यापार। इन उत्पादन क्रियाओं में इन्वेस्ट करने से अंतिम उत्पादन में वृद्धि होगी। अल्प विकसित देशों में साधनों की कमी या सीमित मात्रा होने के कारण ही सामाजिक ऊर्ध्वस्त पूंजी में निवेश एवं प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं को एक साथ आगे बढ़ाना संभव नहीं है। कहने का तात्पर्य, यदि हम निवेश विस्तार का ये दोनों क्रम को एक साथ ले लेंगे और दोनों में हम एक साथ पूंजी को निवेश करेंगे तो अल्प विकसित देश में क्योंकि साधन की कमी होती है और सीमित भी होते हैं, इसलिए दोनों हम निवेश विस्तार के क्रम निर्धारण में यदि एक साथ पूंजी निवेश करेंगे तो यह विकास के लिए संभव नहीं होगा। हर्षमैन के अनुसार सामाजिक ऊर्ध्वस्त पूंजी के निर्माण करने के बाद जो पूंजी प्राप्त होगी वह प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाएं जैसे कृषि, उद्योग एवं व्यापार में लगाकर इसे विकसित किया जाना चाहिए। तभी
चयनित किए गए क्षेत्रों के में बहुत तीव्र गति से विकास होगा और यह विकास का फल यह होगा कि दूसरे क्षेत्र के विकास को आधार मिलेगा। यह जितना अधिक हमें ये दोनों में संभावनाओं के आधार पर पूंजी का निवेश करेंगे तो उसका एक अच्छा परिणाम सामने आएगा विकास का, और वह अंतिम स्थिति जो होगी विकास की वो दूसरे क्षेत्र के विकास को सुदृढ़ आधार बनाने के लिए काम आएगी। संलग्नता प्रभाव लिंकेज इफेक्ट्स अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक विकास के लिए विभिन्न उद्योगों में संलग्नता का पाया जाना विचार अनुगामी संलग्नता तथा पश्च संलग्नता को निवेश के लिए प्रोत्साहित करती है। जहां पर संलग्नता का प्रभाव सबसे अधिक और सबसे प्रबल होगा वहां प्रबल होने की आशा होगी। उन क्षेत्रों उद्योगों को छांटकर या चुनकर उसी में हमें पूंजी का इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा और उत्तम कार्य होगा, तभी आर्थिक विकास की गति बनेगी। यह भी ध्यान रखना हमें आवश्यक है कि संलग्नता का प्रभाव भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न समय में अलग अलग हो सकता है। लौह इस्पात उद्योग की संलग्नता सबसे अधिक होती है। इसी कारण अल्प विकसित देशों में इस उद्योग पर निवेश को सबसे अधिक बल दिया गया और इसीलिए सबसे पहले अल्प विकसित देशों में लौह इस्पात उद्योग औद्योगिक क्रांति में अपना कदम रखा। आर्थिक अर्थव्यवस्था के लिए राज्य को आधारभूत एवं भारी उद्योग की स्थापना स्वयं करनी पड़ सकती है। जब निजी उद्योगपति द्वारा प्रत्यक्ष उत्पादन क्रियाओं में जैसे कृषि उद्योग एवं व्यापार का विस्तार किया जाना संभव होने लगे, तब राज्य का ध्यान परिवहन, संचार, बाजार, सिंचाई, ऊर्जा इत्यादि पर सिंचाई आदि के विस्तार करके गंभीर समस्याओं को धीरे धीरे हल करना चाहिए। हर्षमैन के सिद्धांत का मूल्यांकन। हर्षमैन द्वारा प्रतिपादित असंतुलित विकास का